पाकिस्तान का पानी रोकने वाली है सरकार। आखिरकार एक नोटिस से क्यों बवाल मचा है, जानेंगे भारत ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना वाली चाल क्या भारत ने चल दी है। डॉलर के मुकाबले अब रुपया को लेकर भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से सिंधु संधि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया कि समझौते के समय जिन महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद नहीं थी, अब उनकी समीक्षा की जरूरत है। कहा जा रहा है भारत ने पाकिस्तान को 30 अगस्त को नोटिस भेजा है और इस अनुरोध में संधि के अनुच्छेद 12 का हवाला दिया गया है। इस कदम को भारत सरकार काफी महत्वपूर्ण मान रही है, जो समझौते के बाद हुए जनसांख्यिकी बदलाव, पर्यावरण संबंधित मुद्दे और उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकास के तत्काल आवश्यकता सहित कई तरह के परिवर्तन पर चिंताओं को दिखलाता है। करीब एक दशक की बातचीत के बाद और विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को सिंधु संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी के पानी के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। लेकिन समीक्षा के लिए वर्तमान कोशिश भारत के इस दावे को रेखांकित करता है कि अप्रत्याशित घटनाओं ने संधि के ऑपरेशनल इन्वायरमेंट को बदल दिया है। लिहाजा फिर से देखने की जरूरत है कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं, आतंकवाद का प्रभाव, किशनगंगा और रतले जैसी जल विद्युत परियोजना पर विवाद भी शामिल है। भारत की तरफ से नोटिस जारी करना मौजूदा भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवादों के बीच आया है, जिसमें खास तौर पर किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना से जुड़े विवाद शामिल हैं। इन विवादों के कारण विश्व बैंक ने विवाद समाधान के लिए 2 प्रक्रियाएं एक साथ शुरू की है, जिसमें एक तटस्थ विशेषज्ञ मैकेनिज्म बनाना और मध्यस्थता न्यायालय में इस मुद्दे को ले जाना शामिल है। लेकिन भारत ने मध्यस्थता न्यायालय के प्रक्रिया के साथ सहयोग करने के बारे में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। भारत का तर्क है एक साथ 2 प्रक्रियाएं शुरू करना IWT के क्रमिक विवाद समाधान तंत्र का उल्लंघन करता है, क्योंकि समझौते के मुताबिक तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही के माध्यम से समाधान को प्राथमिकता देना है। संधि की समीक्षा के लिए सरकार से सरकार वार्ता का अनुरोध करके भारत का मकसद अनुच्छेद 12 के ढांचे के भीतर अपनी चिंताओं को संबोधित करना है। समझौते पर फिर से बातचीत का आह्वान भारत की व्यापक चिंताओं को उजागर करता है, जिसमें त्वरित स्वच्छ ऊर्जा विकास की आवश्यकता और सीमा पार आतंकवाद के मामले शामिल हैं। ये घटनाक्रम न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखलाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे समझौते के बदलती प्रकृति पर भी जोर देता है। चूंकि दोनों देश इस जटिल मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इसलिए इन प्रस्तावित वार्ताओं के नतीजे इस बात के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं कि नई चुनौतियां होने के बावजूद ये कैसे आपस में बैठकर बात करेंगे। भारत ने पिछले साल जनवरी में भी पाकिस्तान को सिंधु नदी को लेकर नोटिस भेजा था और उस वक्त गलतियों को सुधारने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी थी। सिंधु जल समझौते पर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक पूर्वी हिस्से की तीनों नदियां रावी, ब्यास, सतलज पर भारत का अधिकार होगा और इसके बदले भारत पश्चिमी हिस्से की तीनों नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम के जल को बेरोक टोक पाकिस्तान में बहने देगा। समझौते के मुताबिक भारत पश्चिमी हिस्से की नदियों का जल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान न हो। भारत उन नदियों के पानी का घरेलू इस्तेमाल सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए भी कर सकता है, बशर्ते वो समझौते के मुताबिक। वहीं इस समझौते के प्रावधान के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का 20% ही उपयोग भारत कर सकता है, जबकि 80% उपयोग पाकिस्तान करता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस समझौते से सीधा लाभ पाकिस्तान को मिला और भारत ने पूर्वी नदियों पर अपने पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी काफी मजबूत स्थिति के बाद भी इसके पानी को पाकिस्तान में जाने दिया। पाकिस्तान के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए सिंधु या इसके सहायक नदियों पर निर्भर है। ऐसे में भारत के समझौता की समीक्षा करना पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ
भारत ने अब एक बड़ा वाला गेम कर दिया है, एक ऐसा गेम जो आज से पहले चाइना किया करता था। चाइना किस तरीके का गेम किया करता था, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को यूं ही नहीं बढ़ा लिया है। चाइना ने इतना बवाल काटा कि मामला WTO तक पहुंच गया था। जिस तरीके से चाइना ने परेशान करना शुरू किया, शुरुआती दौर में तो अमेरिका को समझ में ही नहीं आया कि ये उसके साथ हो क्या रहा है और उसके डॉलर के साथ ही इतना बड़ा खेल क्यों हो रहा है। अचानक से होने वाला प्रॉफिट उसके लिए लॉस में क्यों बदल जाता है। और ये चाइना बड़े ही अलग अंदाज में किया करता था। शुरुआती दौर में तो बहुत सालों तक पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, और जब पता चला तो 2019 में, वो भी ट्रंप के शासनकाल में, उन्होंने चाइना को कहा कि तुम करेंसी मैनिपुलेटर हो, तुम करेंसी को लेकर मैनिपुलेट करते हो चीजों को। अब ये क्या मामला था, पहली बार इस तरह के शब्द सुनने को मिले। अब होता क्या था, चाइना अपनी करेंसी पर जानबूझकर कंट्रोल रखता था। कैसा कंट्रोल, जैसे कि कब उसे डॉलर के मुकाबले बढ़िया करना है, मजबूत बनाना है, और कब उसे डॉलर के मुकाबले कमजोर बनाना है। अब इसका असर क्या हुआ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। युआन, अचानक से 2015 में युआन की वैल्यू को गिरा दिया चाइना ने। अचानक से जब चाइना में युआन का वैल्यू 3% तक गिर गया, और जब 20 सालों में जो नहीं हुआ था वो काम हुआ। डॉलर के मुकाबले में 33% इन्होंने गिरा दिया, और उस साल इन्होंने खूब बेचा, जमकर बेचा, और इतना एक्सपोर्ट किया कि इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अमेरिका को समझ में नहीं आया कि उसके साथ एक बड़ा गेम हो गया, और जब तक समझ में आया तब 2019 था। हुआ क्या, मामला क्या हुआ था, जिसके बाद खूब हो हल्ला मचा, चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है। चाइना ने जानबूझकर अपने करेंसी की वैल्यू गिरा दी, और करेंसी की वैल्यू गिरने से क्या हुई कि अब जैसे कोई चीज भारत से बेचनी है अमेरिका में, $1 अगर 80 रुपए के बराबर है, तो भारत अगर बेच रहा है तो एक तो डॉलर में पेमेंट 80 रुपए ही मिलेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू गिरी हुई है, 83 रुपए, 84 रुपए है, तो उसी सामान की कीमत हमें 84 रुपए मिलेगी। और ये एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा काम आता है। जब आप बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करते हो और डॉलर में पेमेंट आती है और आपकी करेंसी गिरी हुई रहती है, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदे वाला हो जाता है। लेकिन जब आप मजबूत रहते हो तो आपको कम पैसा मिलता है। तो एक्सपोर्ट में अगर करेंसी की वैल्यू गिर गई तो वो फायदे वाली हो जाती है। वहीं इंपोर्ट में अगर आपकी करेंसी मजबूत है तो फिर वो आपको फायदा दिलाएगी। तो चाइना यही करता था, कभी युआन की वैल्यू को गिरा देता था, कभी युआन की वैल्यू को मजबूत कर देता था। जब उसे खरीदना होता था तब वो युआन को मजबूत कर देता था, जब उसे बेचना होता था तब वो युआन को कमजोर कर देता था। इस तरीके से उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। जब तक समझ में आया कि करेंसी मैनिपुलेटर है, तब तक 2019 आ चुका था, जब ट्रंप ने चिल्लाना शुरू कर दिया। भारत क्या अब वही वाला फॉर्मूला अपना रहा है? कहा तो यही जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर डॉलर दिखाई दे रहा है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो भारत के करेंसी को मजबूत होना चाहिए। भारत में इन्वेस्टमेंट भी खूब आ रहे हैं, डॉलर भी आ रहे हैं, तो फिर भारत की करेंसी मजबूत क्यों नहीं है? ऐसा माना जा रहा है कि RBI जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा गिरा कर रख रही है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गिरा रही है, एक लिमिट भर ही गिरा रही है, जिससे कि एक्सपोर्ट में भारत को तगड़ा वाला फायदा हो। और यही वजह है कि यहाँ RBI को लेकर कहा जा रहा है कि RBI यहाँ पर चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।